अर्जुन जो कि शादी की बात घर के सभी मेंबर के सामने करता है, तो सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि शिवी की शादी को किसी ने सोचा भी नहीं था कि करना है। वही पृथ्वी अर्जुन को अच्छा खासा सुना देते हैं और उनका सीधा कहना था कि जैसे हर किसी का अपना जीवन साथी चुनने का हक था, वैसे ही शिवी भी अपना जीवन साथी खुद चुनेगी। ये सुन शिवी के दिल में एक राहत महसूस होती है। वही अर्जुन तो ये सब सुन गुस्से से भर जाता है और अपना मुंह बना चुपचाप बैठकर खाना खाने लगता है। वही वीर जब ये देखता है तो उसको हंसी आ जाती है। उसको हंसते देख अर्जुन टेबल के नीचे से ही उसके पैर पर जोर से वार करता है। पर वीर अभी भी मुस्कुरा रहा था। ये देख अर्जुन आंखें छोटी कर टेबल के नीचे देखता है तो वह पैर आदित्य का था। उसकी नजर आदित्य के पैरों से होते हुए चेहरे पर जाती है तो उसके गुस्से वाले चेहरे को देख बेचारा वही उठकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, मुझे कुछ काम याद आया, मैं अभी आता हूँ। ये बोल वह वहां से चला जाता है या यूं कहे भाग जाता है। उसके ऐसे चले जाने पर किसी को समझ तो नहीं आता, पर हर कोई जानता था कि अर्जुन एक नंबर का शरारती इंसान है। वही पृथ्वी वीर से रोहन के बारे में पूछते हैं तो वीर बताता है कि वह आज आ जाएगा। उसे किसी मीटिंग के लिए दूसरे सिटी में गया हुआ था। वहीं आन्या खाना खाते हुए आदित्य को ही देखे जा रही थी, पर आदित्य उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। ये देख आन्या मन में बोलती है, अब बहुत हुआ। ये बोल वो खाना खा टिश्यू पेपर से अपना मुंह हाथ पोंछ उठकर आदित्य के पास खड़ी हो जाती है। उसको ऐसे अचानक खड़ा होते देख सभी उसे देखने लगते हैं। वही आदित्य अभी भी नहीं देख रहा था तो आन्या उसके शर्ट के स्लीव को पकड़ खींचती है तो आदित्य अपनी नजरें ऊपर कर उसे देखता है तो आन्या बोलती है, मुझे बाहर जाना है। ये सुन आदित्य बोलता है, वीर के साथ चली जाओ। तभी आन्या फिर से उसके स्लीव को खींचते हुए बोलती है, मुझे शॉपिंग करनी है। आदित्य फिर से उसे ना देखते हुए बोलता है, शिवी प्रिया के साथ चली जाओ। तभी आन्या फिर से आदित्य की तरफ देख बोलती है, अभी सुनो ना। ये सुनते ही आदित्य उसे घूर कर देखता है तो आन्या मासूम सा चेहरा बनाकर बोलती है, चलो ना हम दोनों डेट पर चलते हैं। ये सुनते ही पृथ्वी जी को खांसी आ जाती है। वही आदित्य उसे बुरी तरह से घूर रहा था और वह अपना खाना खाता थाली में चम्मच रख उसे बिना देखे बोलता है, मेरे पास फालतू का समय नहीं है। ये कह वहां से निकल जाता है। वही वीर भी आदित्य के निकलते ही उसके पीछे दौड़ जाता है। वहीं आन्या उसे बस घूरे जा रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी आने को होती है पर वो खुद को रोक लेती है। वो जानती थी आदित्य उससे नाराज है। वो आदित्य से उसकी बात को ना मानना आदित्य को अच्छा नहीं लगा था। वही आन्या को ऐसे परेशान होता देख कीर्ति और प्रिया उसके अगल बगल खड़ी हो जाती है। ये देख आन्या उन दोनों को देखती है तो प्रिया बोलती है, क्या यार तू भूल गई है कि तेरे पहले बॉयफ्रेंड हम हैं? अरे क्या बुजुर्गों के साथ डेट पर चलने की बात कर रही है? हम किस दिन काम आएंगे? चल हम सभी आज डेट पर चलते हैं। ये सुन आन्या के चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी आन्या की नजर शिवी पर जाती है तो वह बोलती है, अगर शिवी भी चलेगी तो मैं पक्का चलूंगी। शिवी भी आन्या का चेहरा देख हाँ में सिर हिला देती है तो आन्या अपने रूम की तरफ चली जाती है। वो विभा कब से शिवी को देखे जा रही थी। तभी शिवी भी उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मारिया अब तक इस समय कपूर हाउस के बाहर खड़ी थी। वह एक बार यहाँ पहले भी आ चुकी थी पर उस समय उसने अपनी आइडेंटिटी छुपी थी, पर आज पूरे होशो हवाश में आई थी। वह तो यहाँ कब की वापस आना चाहती थी पर रिश्ता ही बदल चुका था, पर आज अपनी बहन की इच्छा को पूरा करने आई थी, जिसमें उसकी बहन की इच्छा थी कि वह अपने पति के साथ रहना चाहती थी। उसके लिए एक ही उपाय था, आलोक को फिर से वह प्यार जगाना ताकि वह अपनी बाहरी नफरत की पट्टी को भी हटा सके, सभी के सामने मारिया को अपनी लाइफ को जी सके, जो कि आसान नहीं था। सुधा मारिया की आरती उतारती है और उसे अंदर बुलाती है। ये देख हमारी आंखों हंसी आ जाती है। वही जब सौरभ अंदर आने को होता है तो सुधा डोर पर ही खड़ी होकर बोलती है, ओ हेलो मिस्टर, अंदर कहाँ चले आ रहे हो? यह मेरा घर है ना कि किसी शराबियों का अड्डा, इसलिए अपना रास्ता नापो और निकलो यहाँ से। ये सुन सौरभ उसे बुरी तरह से घूरते हुए, जहां मेरी जाने जाना रहेगी वहीं मैं भी रहूंगा। ये बोल फिर से वह अंदर आने लगता है तो सुधा उसके सामने कमर पर हाथ रख दोनों खड़ी हो जाती है। तभी पीछे से मारिया सुधा को आवाज लगाते हुए बोलती है, आने दो सुधा, बेचारा मेरे बिना जी नहीं पाएगा। ये सुन सौरभ आंखें चढ़ाकर सुधा के सामने से ही बगल में होकर उसके कमर पर चिमटी चिकोंट कर गुजर जाता है। ये देख सुधा चिन्हुक सी जाती है और वह घूरकर सौरभ को देखने लगती है। वही अंदर जाने के बाद एक कमरा जो कि आन्या का था उसे रेडी करवा मारिया को उसमें रहने का व्यवस्था करती है। उसके बाद वह किचन में चली जाती है। वही मारिया चारों तरफ देखते हुए बोलती है, अब आ गई हूं मैं मिस्टर कपूर। देखती हूँ कितना मुझसे दूर भागते हैं। आपको फिर से अपने प्यार में ना पड़ाया तो मेरा भी नाम मारिया कपूर नहीं। ये कह मुस्कुराने लगती है। तभी सौरभ उसके डोर पर आते हुए बोलता है, तू तो अपना बेड़ा पार लगा रही है पर अपुन का क्या? ये सुनते ही मारिया छोटी आंख करते हुए बोलती है, पहले ये जेब में लेकर जो शीशी घूम रहा है उसको कहीं और रख, कहीं ऐसा ना हो जो अभी हम दो लोग के सामने तेरी बेइज्जती हो रही है, कहीं सभी के सामने तेरी नाक काट के ना रख दे।
ये सुनते ही सौरभ रोमेस्टिक आवाज में बोलता है, अब भाई हम तो बदनाम पहले से ही हैं, अब थोड़े और ही बदनाम हो जाएंगे तो क्या ही चला जाएगा। पर अगर इसे छोड़ने से मेरे दिलरुबा मेरी हो जाएंगी तो ये क्या ऐसी 100 चीज कुर्बान कर दूंगा। तभी मारिया अपने बिस्तर पर बैठते हुए बोलती है, अपना ये शेरो शायरी कहीं और सुनाना। पहले जो मैंने तुम्हें पता करने के लिए बोला था पता चला। ये सुनते ही सौरभ सीरियस होकर बोलता है, पता किया साला कमीना अभी गया नहीं है। अभी इधर घूम रहा है पर समझ में नहीं आ रहा है कि वह अभी तक कुछ किया क्यों नहीं। ये सुनते ही मारिया बोलती है, जरूर उसके दिमाग में कुछ बड़ा प्लान चल रहा है। इस बारे में आदित्य से कांटेक्ट करो और उसे इस बारे में बताओ। ये सुन सौरभ वहां से यस बॉस कह देता है। वही शाम हो चली थी, कीर्ति के फोन पर किसी का मैसेज आता है। वो मैसेज पर वो कॉल करती है तो उधर से कुछ कहा जाता है, जिसे सुन वो हाँ में सिर हिला देती है। थोड़ी देर बाद सभी गर्ल रेडी होकर नीचे आती है, जिसे विभा देख सभी की बलाएं लेते हुए बोलती है, कितनी खूबसूरत लग रही हो तुम सब। फिर शिवी को काला टीका लगाते हुए, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। तभी कीर्ति बोलती है, माँ मैं भी तो सुंदर लग रही हूँ, आप मुझे भी टीका लगाए। विभा चारों के कान के पीछे टीका लगाते हुए, तुम सभी को किसी की नजर ना लगे। शिवी भी, जिसने आज एक ब्लू कलर का फ्रॉक सूट लॉन्ग गाउन पहना हुआ था, जिसमें उसके साइड में दुपट्टा बालों को खोलकर पिनअप किया गया था। यह उसने खुद नहीं किया था बल्कि कीर्ति ने जबरदस्ती करवाया था। वहीं आन्या ने इस समय ग्रीन कलर का लॉन्ग सूट और चूड़ीदार पजामा के साथ उस पर एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा लिया था। वही प्रिया साड़ी कैरी की हुई थी जो पिंक कलर की थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वही कीर्ति ने भी साड़ी ही पहना हुआ था, जो कि बादामी कलर की साड़ी, जिस पर काफी बारीकी सी वर्क किया गया था। उसके गोरे रंग पर बेहद जच रहा था। चारों ही वहां से गाड़ी बैठकर निकल जाती है। लगभग शाम गहरा चली थी। सभी आज बाहर डिनर करने का सोच सभी होटल प्लाजा में पहुंचते हैं, जहां पहले से ही पीयूष के साथ सनाया पहले से ही मौजूद थे। सभी अंदर जाते हैं। आज सभी ने डिनर डेट का प्लान किया था, क्योंकि आज बड़े दिन बाद सभी एक साथ खाने के लिए आए हुए थे, पर उन सब का प्लान कुछ और ही था। लगभग रात हो चली थी। सभी एक बड़े से हाल में, जहां पर जगह जगह पर टेबल और बड़ी बड़ी सोफा लगाई गई थी। वहां पर कई सारे कपल वहां पर बैठे हुए थे तो कई दोस्तों के ग्रुप पर थे, क्योंकि यह एक तरह का लवर पॉइंट या फिर एंजॉयमेंट होटल था। ये काफी नामी ग्रामीण होटल था। सामने एक स्टेज पर एक आदमी बैठा अपने गिटार को ठीक कर रहा था, उसका चेहरा नीचे था। वही सभी अपनी जाकर चेयर पर बैठ जाते हैं। आन्या के साथ साथ सभी जाकर चेयर पर बैठ अपने मनपसंद की हर चीज भर भर कर ऑर्डर करते हैं। वही शिवी नाराजगी भरे चेहरे से अपना चुपचाप कुछ खाया जा रही थी, क्योंकि उसकी इच्छा तो नहीं थी, पर फिर भी वह सभी की डिनर डेट खराब नहीं करना चाहती थी। तभी सामने स्टेज पर बैठा इंसान अपनी गिटार को प्ले करता है। गिटार से जो धुन निकलती है, उस धुन को सुनते ही शिवी, जो खाना खा रही थी, उसके हाथ रुक जाते हैं। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद है मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिन क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। जब से शिवी यह सॉन्ग सुनती है तो वह सामने स्टेज पर देखने लगती है, जो इस समय एक आदमी ब्लैक रंग के शर्ट और ब्लैक रंग के पेट में, जिस पर उसके ऊपर के 2-3 शर्ट खुले हुए, चेहरे पर एक मास्क, सर पर एक टोपी लगाए, फिर भी उसकी पर्सनैलिटी बेहद हैंडसम लग रही थी। शिवी के हाथ वहीं पर रुक जाते हैं। ये गाना सुनकर सभी की नजर एक बार शिवी पर जाती है, एक बार सामने खड़ी बैठे उसे गाते हुए शख्स पर। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। ये गाना सुनते ही शिवी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके आंखें बंद करते ही उसे एक लड़का और एक लड़की दिखाई देता है, जो दोनों गार्डन में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे, जिसमें वह लड़का पीछे से जाकर उस लड़की को अपनी बाहों में उठाकर गोल गोल घुमाने लगता है। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त। सभी यह लाइन सुनते ही शिवी अपने दिल पर हाथ रख लेती है और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। जब एक इंसान उस लड़की के सामने एक बड़ा सा फूलों का बुके लेकर उसे प्रपोज कर रहा था। आई लव यू शिवी, आई लव यू अ लॉट, ढेर सारा। ये सुन लड़की, जो कोई और नहीं शिवी थी, वो खिलखिलाकर हंसने लगती है। कोई लम्हा मेरा ना हो, तेरे बिना हर सांस पर नाम तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। तभी शिवी को महसूस होता है कोई लड़का उसे देख मुस्कुराए जा रहा है और वह लगातार पीछे की तरफ जा रहा है, जिसे शिवी रोते हुए कब से रोकने की कोशिश कर रही है, पर वह रुक नहीं रहा। ये सुन याद आते ही शिवी उठकर खड़ी हो जाती है। तेरे लिए ही जिया मैं खुद को, जो यूं दे दिया है, तेरी वफा ने मुझको संभाला। सारे गमों को दिल से निकला, तेरे साथ मेरा नसीब जुदा, तुझे पाकर अधूरा ना रहा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी अब तुम ही हो।
ये गाना खत्म होते होते शिवी खड़ी हो चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू था, वह जाने लगती है। कोई रोक पाता तभी उसे एक आवाज आती है, माना मेरा गुनाह है खुद से दूर करने का, माना मैंने तेरे प्यार का मजाक बनाया, पर ये दिल हमेशा तुम्हारे लिए ही धड़का। मैं यह नहीं कहूंगा कि तुम मुझे माफ कर दो, पर इस दिल के खातिर एक दूसरा मौका तो दे दो। दुनिया जहां की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर दे दूंगा। शिवी जो वो गाना सुन अपने अतीत की झलक में चली गई थी, अब उससे रहा नहीं जाता, वो उठकर जाने लगती है। तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है तो उसके कदम रुक जाते हैं। वहीं वहां मौजूद सभी लोग उस इंसान के गाने के साथ साथ एक दर्द भी महसूस कर रहे थे, क्योंकि गाने के साथ उस शख्स का अपनी फीलिंग को शेयर करना, शिवी को इस तरह से रोकना, सभी उसे देखने लगते हैं जहां वो देख रहा था। शिवी भी अपने कदम नहीं रोकती और वो वहां से बाहर निकल जाती है। उसके पीछे आन्या जाने की होती है कि प्रिया उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे ना में सिर हिलाती है। वही वो इंसान उसके पीछे चला जाता है। शिवी अपनी गाड़ी की तरफ रोते हुए जाने को होती है कि पीछे से वो इंसान उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके हाथ के छुवन को महसूस कर शिवी नम आंखों से उसकी तरफ मुड़कर बोलती है, शिव प्लीज हमारा हाथ छोड़िए। वही इंसान जो कोई और नहीं शिव था, वो उसे देख बोलता है, इन हाथों को छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा। शिवी यह सुन फीकी मुस्कुराहट के साथ, इन हाथों को आप बहुत पहले छोड़ चुके हैं, वह भी बहुत बेदर्दी से। तभी शिव उसके हाथों को पकड़ उसके सामने आते हुए बोलता है, पर इस दिल ने कभी आपको नहीं छोड़ा। शिवी मुस्कुराते हुए अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख बोलती है, पर इस दिल ने मुझे बुरी तरह से तोड़ दिया। भूलिए मत, मुझे छोड़ने का डिसीजन आपने लिया था, बेवफाई खुद अपने की थी, मेरे प्यार को आपने पार्ट टाइम का नाम आपने दिया था, मैंने नहीं। इसलिए अब मुझे इन सब बातों में आप ना ही फंसाए तो अच्छा है। ये सुन शिव उसके बेहद करीब आकर उसके गालों पर हाथ रखने जाता है तो शिवी 2 कदम पीछे हो जाती है और बोलती है, शिव आप हमें छुए नहीं, ये छूने का हक आप खो चुके हैं। ये सुन शिव उसका हाथ पकड़ अपने बेहद करीब खींच लेता है और उसके कमर को पकड़ बोलता है, भले ही मैंने आपको वह छूने का हक हो चुका हूं, पर एक बात आप हमेशा जान लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आपको छूने का हक सिर्फ मुझे है, किसी और को नहीं। तो फिर क्यों आप अपनी जिंदगी ऐसी बिताना चाहती हैं, जब पूरी जिंदगी आपको मेरे अलावा कोई नहीं छुएगा। ये सुन शिवी उसे घूर कर देखने लगती है। तभी शिव शिवी की लहराते बालों को उसके माथे से हटाते हुए बोलता है, मान जाओ ना हो गई गलती, और क्या आपको मेरा प्यार महसूस नहीं होता है? इतने साल की दूरी मुझे आपकी अहमियत को दिखा गया, तड़प गया था मैं। ये सुन शिवी रोते हुए बोलती है, शिव आप फिर से मेरा फायदा उठा रहे हैं। आपको लगता है कि मैं अभी आपको भूल नहीं पाई हूँ, आपकी नजदीकी को अपने पास चाहती हूँ, तो आप ये समझने की गलती मत करिए कि मैं आपको अभी भी अपनी जिंदगी में चाहती हूँ। क्योंकि शिविका सिंह राजवंश को कोई ना कहे, इतनी औकात किसी में नहीं थी और आपने तो मुझे बेदर्दी से तोड़ दिया था। आपकी जान मैंने बख्श दी क्योंकि आप शिविका सिंह राजवंश के प्यार थे। दूसरी बार मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, इसलिए मुझे दूरी बनाकर रखें। शिव अपना माथा उसके माथे से सटाते हुए बोलता है, एक मौका, सिर्फ एक मौका, हमें अपनी गलती का एहसास है, सिर्फ इसलिए हम आपके पास आए हैं, नहीं तो शिव सिंह राठौड़ को जो चीज चाहिए होता है वह उसे अपने पास हासिल करके रहता है। पर आप मेरी मोहब्बत है, हम आपको जबरदस्ती से हासिल नहीं करना चाहते। नहीं तो जिस दिन मैंने आपको इतने सालों बाद इस राजवंश हाउस में देखा, मैं कब का आपको अपना बना सकता था। मेरे प्यार की सिर्फ एक छुवन काफी है जो आपको फिर से मेरी करीब ला सकती है। पर मैं अपनी गुनाहों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। ये सब सुन शिवी एक पल के लिए पिघलने लगती है, पर उसे पिछले वाक्य याद आते ही वह शिव को खुद से दूर धकेलकर उसे अपने आंसू भरी आंखों से उंगली दिखाकर बोलती है, मुझसे दूर रहिए, आपको मौका चाहिए, ना आपको पश्चाताप करना है, ना तो मुझसे। आप जितनी दूरी बनाकर रखेंगे वही आपका पश्चाताप होगा। आपके दिल में प्यार भरा है, ना तो आपको तड़पते देख मेरे दिल को सुकून आएगा, क्योंकि आप एक मुझे तड़पता हुआ छोड़कर गया था। ये बोल वह वहां से बाहर भागकर चली जाती है। उसके बाहर जाते ही वह एक गाड़ी जो कि राजवंश हाउस से आई थी उसमें बैठ जाती है। ड्राइवर शिवी को ऐसे देख बोलता है, क्या हुआ मैडम? शिवी बोलती है, राजवंश हाउस चलो उधर। ड्राइवर किसी को फोन कर शिवी को लेकर निकल जाता है। वही शिव वहां पर अकेले खड़ा ही रह जाता है। तभी उसके कंधे पर किसी का हाथ फील होता है और पीछे देखता है तो सनाया खड़ी थी। सनाया उसे देख बोलती है, भाई खुद को संभाले। शिव फीकी मुस्कुराहट के साथ बोला, खुद को तो बहुत पहले ही संभाल चुका था, पर यह अब दिल बगावत कर रहा है, पर अभी भी उम्मीद बाकी है। ये सुन पीछे से जो सभी के सभी शिव और शिवी की झड़प देख रहे थे। आन्या शिव के पास आते हुए बोलती है, क्या मैं आपको भाई बोल सकती हूँ? इस सिचुएशन में आन्या की ऐसी बातें सुन सभी उसे घूरने लगते हैं, तो आन्या उन सभी की तरफ देखते हुए, यार मैं उनसे बात करूंगी तो कुछ तो मुझे नाम लेकर बुलाना होगा ना। ये सुन शिव मुस्कुराते हुए, आप मुझे भाई बोल सकती है, इनफैक्ट मैं आपसे बड़ा हूँ। ये सुन आन्या मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता कि आपके और शिवी के बीच में क्या हुआ है और ना ही मुझे सुनना है, पर मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, शिवी को यदि कोई अच्छे से जानता है तो वह सिर्फ मैं हूँ। बचपन से मैंने उसके बारे में हर चीज जानती हूँ।
इसलिए मैं आपको बता दूं, शिवी ऐसी नहीं थी। हाँ, वह शांत थी तो बहुत चुलबुली थी, पर आज इस समय गुमसुम से रहती है। जब मैं आप दोनों को देखा तो शिवी के अंदर एक खालीपन देखा है। वह हमेशा चुप चुप सी रहती है। पहले जैसे वह इतनी हंसती बोलती नहीं है, पर आज आप दोनों को इस तरह देख साफ समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं वजह वह आप है। ये कह शिव को घूरती है, फिर बोलती है, पर आज मैंने उसे उसके आंखों में आपके लिए एक तड़प भी देखी है और आपकी भी आंखों में। मुझे कहीं ना कहीं सच में शिवी के लिए एक प्यार दिख रहा है, तो इस कारण मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूंगी शिवी को आपके पास और करीब लाने की। शिव उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। तभी पीयूष उसके सर को थपथपाते हुए बोलता है, वाह मेरी बहना आन्या तो बड़ी हो गई। हमें तो पता ही नहीं था कि तुम इतनी समझदारी भरी बातें भी कर सकती हो। आन्या जो इतनी सीरियस बातें कर रही थी कि उसके ऐसी बातें सुन आन्या उसे घूरकर बोलती है, मैं तो कब से बड़ी थी, तुम सब मुझे बच्चे समझते हो। ये सुनते ही प्रिया और कीर्ति उसे बुरी तरह से घूरने लगती है। वही शिव आन्या को देखते हुए बोलता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा उस आदित्य जैसे गुंडा मवाली को तुम जैसी इतनी मासूम लड़की कैसे मिल गई। ये सुनते ही कीर्त बोलती है, शिव भाई आपको ये कहां से मासूम लगती है, पूरी की पूरी शैतान की नानी है। ये सुनते ही आन्या उसकी तरफ लपकती है तो कीर्ति दौड़ जाती है और जाकर पीयूष के पीछे छुप जाती है। तभी आन्या की नजर दौड़ते हुए सामने पड़ती है तो वह हैरान हो जाती है। आन्या को हैरान खड़ा देख सभी उसकी आंखों की दिशा में देखते हैं, तो वहां पर कार से टिकर आदित्य खड़ा था और वही वीर किसी से बातें कर रहा था। उसे देखते ही आन्या खुश हो जाती है। फिर उसे सुबह की आदित्य की हरकत याद आती है तो वह मुंह बनाकर घूमकर जाने लगती है। तभी उसे आदित्य की कड़क मगर धीमी आवाज आती है, चुपचाप यहां से चलो, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए। ये सुन आन्या कुछ बोलने की होती है, फिर कुछ सोच वह वहां पर चली जाती है। वही वीर कीर्ति को देखते हुए बोलता है, क्या तुम्हें कुछ अलग से इन्विटेशन दूं? कीर्ति आंखें बड़ी कर वीर को देखने लगती है। वीर तो कभी ऐसी बात नहीं करता था। वही आन्या और कृति दोनों ही वहां पर चले जाते हैं। वही आदित्य और वीर की नजर एक बार सनाया पर जाती है तो दोनों ही उसे देखने लगते हैं। आज दोनों के देखने का नजरिया ही कुछ अलग था। ना आदित्य के अंदर उसके प्रति कोई अलग अटैचमेंट था, नहीं वीर के अंदर अब वह प्यार था। पर वह उसके अभी भी दोस्त थी जिसे सनाया ने साफ तौर पर दूरी बना ली थी। पर इन सब के बावजूद आदित्य और वीर की नजर हमेशा सनाया पर रहती थी। वह उसके हर एक्टिविटी पर अपनी नजर रखते थे। फिर उनकी नजर पीयूष पर जाती है जो सनाया के पास ही खड़ा था। ये देख आदित्य के चेहरे पर एक सुकून आ जाता है, क्योंकि वह हमेशा इस गिल्ट में रहता था कि आखिर उसकी वजह से सनाया की जिंदगी बर्बाद हुई है और सनाया उसे छोड़कर किसी और के पास जाना ही नहीं चाहती थी। पर आज सिचुएशन अलग था। उन्हें पीयूष के समझदारी और पीयूष के दृढ़ निश्चय को देख वह सनाया और उसके बीच में कभी रोक टोक नहीं डाले, क्योंकि वह जानते थे पीयूष उम्र में भले ही छोटा है पर समझदारी उसकी बहुत ज्यादा है। वह उसकी सनाया को संभाल लेगा। वही सनाया की नजर एकटक आदित्य को ही देख रही थी। वही शिव की नजर सनाया पर पड़ती है और सनाया की नजरों का पीछा करते हुए पीछे देखता है तो वह आदित्य को देख रही थी। ये देख उसकी भौवें तन जाती है। पर तभी सनाया को एहसास होता है और वह पीयूष के हाथों में हाथ फंसा उसे कसकर जकड़ लेती है। पीयूष एक नजर सनाया को देखता है तो उसके हाथों पर अपने पकड़ कसकर उसे एक साइड से अपनी बाहों में भर लेता है। ये देख किसी को समझ नहीं आता, पर यह बात सिर्फ पीयूष जानता था। आज भी सनाया के दिल में कहीं ना कहीं आदित्य है, पर उसे अपने प्यार पर भरोसा था कि वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। वही यह सब देख प्रिया बोलती है, अरे भाई कुछ तो शर्म करो, हम सब यहीं पर हैं और आप दोनों एक दूसरे से चिपक रहे हो। ये सुनते ही सनाया अपने सेंस में आती है और थोड़ी दूर हो जाती है। वही वह दोनों गाड़ी में चले जाते हैं तो वीर शिव की तरफ इशारा कर बोलता है, अब हम चलते हैं, बाय। आन्या आदित्य के साथ आदित्य की गाड़ी में बैठी है। वही वीर भी एक अलग गाड़ी से आया था। कीर्ति उसके साथ बैठ जाती है। वही प्रिया का चेहरा मायूस हो गया था। तभी शिव बोलता है, प्रिया चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। प्रिया जाने लगती है और शिव जैसे ही अपनी गाड़ी में बैठने को होता है वैसे ही उसे एक आवाज और एक हॉर्न सुनाई देती है। सभी उस तरफ देखते हैं तो वहां पर अर्जुन अपनी गाड़ी से आया था। प्रिया के चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है। वही अर्जुन बाहर निकल प्रिया का हाथ अपने हाथों में पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है और शिव को घूरते हुए बोलता है, मेरी बीवी से 100 कोस दूर रहना। ये सुन शिव अपनी गाड़ी में बैठते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी बीवी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर हाँ तुम्हारी बहन में जरूर है। ये बोल गाड़ी में बैठ निकल जाता है और अर्जुन तिलमिला सा जाता है। तभी प्रिया उसके पीठ को थपथपाते हुए, रिलैक्स एग्रीमेंट, कितने ज्यादा गुस्सा करते हो, इधर देखो तुम्हारी इतनी खूबसूरत सी बीवी खड़ी है और तुम उधर देख रहे हो। ये सुनते ही अर्जुन उसकी तरफ देखता है तो उसकी आंखें चमक जाती है और वह उसे झटके से गोदी में उठा लेता है। ये देख प्रिया बोलती है, क्या कर रहे हो? वह प्रिया को ले जाकर कार में बैठा देता है।
गाड़ी में बैठ पीयूष की तरफ चिल्लाते हुए बोलती है, मेरी दोस्त सही सलामत घर पहुंचना चाहिए, नहीं तो अगले दिन तुम परलोक में अपनी हाजिरी लगा रहे होंगे। उसके चले जाने के बाद पीयूष बोलता है, यार यह सब मुझे अपना दुश्मन मानकर क्यों बैठते हैं? आखिर मैंने इनका क्या ही चुराया है? ये सुन सनाया हंसते ही बोलती है, चुराया तो कुछ नहीं है, पर वह क्या है ना, इन सब की बीवियां सबसे ज्यादा तुम्हारे करीब है। शायद इसी का बदला वह सब तुमसे लेते हैं। फिर पीयूष घूरकर सनाया को देखता है, तब तक सनाया पीयूष के कार की तरफ जा चुकी थी। वही आशिमा अपने घर पर इस समय डिनर लगा रही थी। जानवी और केडी दोनों अपने कमरे से आकर बैठते हैं। वही अधीरा भी कहीं गया हुआ था तो अभी अभी घर पर आता है और वह भी जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। तो जानवी थोड़ी मायूस होते हुए, भाई मैं जब से यहाँ पर आई हूँ तब से आपका तो कोई पता ही नहीं रहता है। अधीरा, वह क्या है ना बेटू, आपके भाई को काम बहुत होता है। ये सुन असीमा बोलती है, लोगों को मारने काटने वाला। अधीरा उसे घूरकर देखता है पर आशिमा उसे फुल इग्नोर करती है। तभी केडी खाना खाते हुए आशिमा से बोलता है, आशिमा मैं कुछ समय के लिए अब्राड जा रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ की कंपनी को यहाँ पर एस्टेब्लिश करना है तो मुझे कुछ समय लगेगा वहाँ पर। ये सुन आशिमा के चेहरे पर परेशानी झलक जाती है। ये देख केडी बोलता है, क्या हुआ आशिमा, कोई परेशानी? उनके ऐसा कहते ही अधीरा उसे देखने लगता है। तो आशिमा हिचकते हुए बोलती है, पापा वह मुझे अपने काम के लिए कहीं जाना था तो मैं सोच रही थी कि आप भी नहीं रहेंगे मैं भी नहीं रहूंगी तो जानवी कैसे यहाँ पर अकेली रहेगी। अधीरा जब ये सुनता है कि आशिमा को कहीं मिशन के लिए जाना है, ये सुन उसके हाथ रुक जाते हैं जिससे वह खा रहा था। वह अपना खाना खाते हुए ही आशिमा से बोलता है, तो मत जाओ और अपना जाना कैंसिल करो। ये सुनते ही आशिमा उसे देख बोलती है, यह मिशन काफी इंपॉर्टेंट है और मैं इसे नहीं छोड़ सकती। यह सुन अधीरा उसे देखते हुए बोलता है, मिशन नहीं छोड़ सकती तो नौकरी छोड़ दो। ये सुनते ही असीमा को गुस्सा आ जाता है और वह दांत किटकिटाते हुए बोलता है, तुम क्यों नहीं अपना मार्काट छोड़ देते हैं? बोलो, छोड़ सकते हो क्या? तुम अपनी बॉस को छोड़ सकते हो? नहीं ना तो मैं भी नहीं छोड़ सकती। यह सुनते ही अधीरा गुस्से में उसे देख बोलता है, मैं तुम्हें ऐसे किसी मिशन पर नहीं जाने दूंगा। आशिमा और अधीरा में फिर से एक छोटी सी बहस शुरू हो गई थी, जिसमें कि आशिमा को मिशन के लिए कहीं जाना था तो वही अधीरा उसे साफ मना कर रहा था। तभी आशिमा केडी की तरफ देखते हुए, पापा मैंने एक सॉल्यूशन खोजा है। केडी उसकी तरफ देख खोलते हैं, हाँ बेटा बताओ। तभी आशिमा बोलती है, क्यों ना हम जानवी को राजवंश हाउस छोड़ दे, वहां पर आन्या भी है, उन सभी के साथ इसका मन भी लगा रहेगा। और फिर मैंने एक चीज और सोच रखी है, जानवी भी फैशन डिजाइनर कोर्स करना चाहती है और हम सभी को पता है कि राजवंश कॉरपोरेशन कपड़े के ही बिजनेस और फैशन डिजाइनर से ही रिलेटेड है, तो क्यों ना हम जानवी का वहीं पर एडमिशन करवा दे। इससे फायदा एक ही होगा कि यह हम सभी के बीच में ही रहेगी और घर पर आन्या और कीर्ति तो है ही। यह सुनते ही केडी के भी चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और उन्हें भी यह आइडिया सही लगता है, क्योंकि वह भी परेशान थे कि आखिर जानवी जाएगी कहां पर। राजवंश फैमिली से ज्यादा सुरक्षित जगह उसके लिए फिलहाल में कोई नहीं हो सकता था। केडी और आशिमा दोनों आपस में बात कर रहे थे पर इस बात से अनजान कि अधीरा कब से उन दोनों को ही खा जाने वाले नजरों से देख रहा था। पहली बात की आज आशिमा ने उसकी बात को काटा, दूसरी बात की उसे एकदम इग्नोर कर दिया जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वह खाना छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। उसके ऐसे चले जाने पर आशिमा को एहसास होता है और वह उसे जाते हुए देखे रहती है। तभी उसे एहसास होता है कि अधीरा क्यों गुस्सा हो गया। वह एक गहरी सांस लेती है तो केडी बोलता है, तुम इस बारे में अधीरा से बात कर लो, उसके बाद मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जानवी की तरफ देखते हुए, आपको बेटा? तो जानवी भी बोलती है, पापा मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ राजवंश कॉरपोरेशन में काम करने के लिए, क्योंकि एक तरह से यह मेरा ड्रीम भी था। क्योंकि जिस समय में नहीं जानती थी कि राजवंश आप लोगों के इतने करीब है, उस समय में राजवंश में काम करना चाहती थी। इतनी बड़ी कंपनी में उसका एक्साइटेड देखा तो आशिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ आशिमा अपने कमरे में जाती है तो अधीरा सिगरेट पर सिगरेट पिया जा रहा था। ये देख आशिमा एक गहरी सांस लेती है और जाकर अधीरा के बगल में खड़ी हो जाती है। वह अधीरा को देखने लगती है। तभी अधीरा जब अपने साइड में देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि आशिमा भी उसी के सिगरेट से एक सिगरेट निकाल अपने मुंह के पास लगाई थी। इस समय आशिमा किसी कातिल हसीना से कम नहीं लग रही थी। ये देख अधीरा उसे आंखें छोटी कर बोला, तुम ये सभी पीती हो? ये सुन आशिमा बिना उसे देख बोलती है, मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि कभी कभी मुझे इन सब का भी यूज करना पड़ता है, तो कभी कभी शराब भी पीना पड़ता है, कभी कभी तो किसी आदमी को रिझाने के लिए भी जाना पड़ता है। उसकी यह बात सुन वह अपनी बात पूरी कर पाती है कि अधीरा उसे झटके से खींचकर रेलिंग से लगा देता है। आशिमा के हाथ से सिगरेट छोड़ जाता है। अधीरा उसकी दोनों तरफ हाथ रखते हुए बोलता है, छोड़ क्यों नहीं देती हो ये काम? आशिमा उसकी आंखों में देखते हुए, नहीं छोड़ सकती। अधीरा उसके कंधे पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, इतनी जिद्दी क्यों हो?
ये सुन आशिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और बोलती है, संगति का असर है। ये सुन अधीरा उसे बुरी तरह से घूरने लगता है। तभी अधीरा अपने सिगरेट को फेंक आशिमा के बालों को पीछे कर उसके गालों पर हाथ रख बोलता है, इस मिशन के लिए मत जाओ। ये सुन आशिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वह उसे देख बोलती है, इसका मतलब तुम्हें पता है मेरा मिशन क्या है। ये सुन अधीरा कुछ नहीं बोलता तो आशिमा बोलती है, बस ये लास्ट। इसके बाद नहीं मैं कोई अंडरकवर एजेंट का काम करूंगी और नहीं कभी तुम्हें छोड़कर जाऊंगी। ये सुन अधीरा उसे देखने लगता है तो आशिमा अपने हाथ उसके चेहरे पर रख बोलती है, मुझे पता है यह मिशन तुमसे जुड़ा है। ये सुन अधीरा उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है, मुझसे जुड़ा है इसीलिए तो तुम्हें इन सब से तुम्हें दूर रखना चाहता हूं। तभी आशिमा बोलती है, जानते हो ना, एक से भले दो। शायद मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं और अपनी कंपनी के लिए कुछ काम भी कर लूं। ये सुन अधीरा उसके बेहद करीब जाकर उसके सर से सिर सटाते हुए बोलता है, अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगा, मर जाऊंगा। पहले भी बहुत कुछ खो चुका हूं। ये कहते हुए उसके हाथ आशिमा के हाथों पर कस जाते हैं। तभी आशिमा अपना चेहरा ऊपर कर अधीरा के सीने से लग बोलती है, हमें साथ जीना है, साथ रहना है हमेशा, हम कभी अलग नहीं होंगे। अधीरा उसे देखते हुए, इतनी जिद्दी क्यों हो? आशिमा मुस्कुराते हुए, इसी जिद से मैं इतने आगे तक पहुंची हूं। ये जिद ही मेरा सबसे बड़ा हथियार है, जो मुझे कभी भी हार नहीं मानने देता। ये सुन अधीरा उसे छोड़कर दूर हो जाता है। आशिमा नजरें उठा उसे देखती है तो अधीरा अपना चेहरा दूसरी तरफ किया था। ये देख आशिमा फिर से उसके पास जाती है और उसे पीछे से अपनी बाहों में पकड़ लेती है। अधीरा अपनी आंखें बंद कर लेता है। तभी आशिमा उसकी सामने आकर उसे कमर में हाथ डालकर पकड़ते हुए बोलती है, मैं चाहे नशा कर लूं, चाहे किसी के सामने दिखाने के लिए प्रोस्टिट्यूट करने का एक्टिंग करूं, पर एक बात याद रखना, नहीं मेरे करीब कोई आ पाएगा चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। क्योंकि आशिमा सिर्फ तुम्हारी है और मैं अपना ख्याल हमेशा रखूंगी, खुद के लिए नहीं तुम्हारे लिए। ये सुन अधीरा उसे देखने लगता है और उसे खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। उसका जकड़ना ऐसा था कि आशिमा का एक पल के लिए दम घुटने लगता है, पर वह अपना सर उसके सीने में धंसा लेती है। वही अधीरा फिर से उससे अलग होते हुए उसका चेहरा अपनी दोनों हाथों में पकड़ उसका माथा चूमते हुए बोलता है, कब जाना है? आशिमा बोलती है, कल। ये सुनते ही अधीरा उसे अपने बाहों में उठा लेता है। आशिमा भी उसके गले में अपने हाथ डाल देती है। आशिमा उसे देखते हुए मन में बोलती है, शायद यह मिशन तुम्हारे अतीत से भी जुड़ी है, क्योंकि जो मैंने देखा है मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती और तुम्हें तुम्हारा इंसाफ दिलाने में तुम्हारी यह पत्नी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी आखिरी सांस तक। वही अधीरा अपने मन में बोलता है, तुम्हें मैं जितना भी रोकने की कोशिश कर लूं, चाहे बांध के रख लूं, पर अगर तुमने जाने का ठान लिया है तो तुम जाकर रहोगी, इसलिए मैं अब तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारे पीछे तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, पर यह तुम्हारा आखिरी मिशन होगा। ये सब दोनों अपने ही मन में सोचते हुए अब तक बिस्तर तक पहुंच चुके थे। अधीरा उसे बिस्तर पर लेटा देता है। आशिमा उसे देखे जा रही थी तो अधीरा उसके करीब चला जाता है और उसकी कमर में हाथ जल उसके करीब जाकर उसके होठों पर अपने होंठ रख लेता है। दोनों के होठ एक दूसरे से मिलते हैं तो दोनों के ही आंखें बंद हो जाती है। यह पहला किस नहीं था, पर यह ऐसा एहसास था जिसकी वजह थी इसके आगे हर हद को गुजर जाने की। यह उनका शादी के बाद उनका मिलन था। अधीरा उसके होठों को किस करते हुए धीरे धीरे डीप और पैशनेट होता जा रहा था। आशिमा भी धीरे धीरे अधिराज के हर प्यार में उसका साथ देने लगती है। शायद उसे भी पता था यह मिशन ऐसा है, उसमें उसे कुछ भी हो सकता है और वह अधिराज को हर हाल में पा लेना चाहती थी। वह हक लेना चाहती थी और वह दूसरा हक देना चाहती थी, और हुआ भी ऐसे ही। धीरे धीरे अधीरा उसके कपड़े को उतार देता है और खुद के कपड़े भी रिमूव कर देता है। दोनों ही एक दूसरे से बेसब्र होकर प्यार करने लगते हैं। आशिमा आज खुद को सौंप देना चाहती थी और वह हक लेना चाहती थी, क्योंकि उसे पता था इस मिशन के दौरान उसे कुछ भी हो सकता है। वह अधीरा का पूरा साथ देती है। उसके बॉडी पर अधीरा के दिए हुए निशान से साफ पता चल रहा था कि अधीरा कितना ज्यादा वाइल्ड और पैशनेट था। वही अधीरा के बॉडी पर नाखूनों के निशान ये सबूत है कि आशिमा कितनी ज्यादा एग्रेसिव थी। धीरे धीरे दोनों की ही कमरे में सिसकियां और आहें की आवाज सुनाई देने लगती है। दोनों ही अपने प्यार में गुम हो चुके थे। एक बरसे के बाद दोनों का प्यार मुकम्मल हो चुका था और दोनों का ही मिलन हो चुका था। दोनों ही आज एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित थे। शायद यह आने वाले तूफान के पहले की एक प्यार भरा लम्हा था जो दोनों ही अपनी जिंदगी से गुजर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लगभग 1 घंटे बाद आदित्य की गाड़ी एक काफी सुनसान पर बड़े ही अंधेरे सी जगह पर रुकती है। वहां पर इस समय कुछ नहीं था। वहीं आन्या जो बाहर देख रही थी वह डरते हुए आदित्य से कहती है, आदि कहीं ऐसा तो नहीं आप मुझे यहाँ मारने के लिए लाए हैं? देखिए मैं इतना भी बड़ा कोई गलती नहीं की है जो आप मुझे यहाँ मारकर फेंकना चाहते हैं। मैं पहले ही बता रही हूँ मेरे पापा आपको छोड़ेंगे नहीं। उसकी बेतुकी बातें सुन आदित्य उसे घूर कर देखता है। उसके बाद वह गाड़ी वहीं पर रोकता है।
आन्या भले ही वह फालतू का बक रही थी, पर उसे सच में डर लग रहा था। वह चारों तरफ देखती है तो उसे कुछ नहीं दिखता। वही आदित्य कार से बाहर निकलता है और आन्या को भी लेकर बाहर निकलता है। तभी कुछ ही देर में एक आदमी वहां आता है जिसके हाथों में एक बड़ा सा बॉक्स था। ये देख आन्या हकलाते हुए, क्या इसमें कोई हथियार है? ये सुन पीछे जो कि वीर और कीर्ति आ रहे थे, कीर्ति हंसने लगती है और उसे देख बोलती है, दीदी तुम कितनी डरपोक हो। ये सुनते ही कितनी पीछे देखती है तो वह वीर कीर्ति को देखकर एक गहरी सांस लेती है, पर उसकी गहरी सांस लेना आदित्य का घुना और बढ़ा देता है। आन्या जैसे ही आदित्य को देखती है तो आदित्य अपनी एक आईब्रो ऊंची कर बोलता है, मतलब तुम्हें खुद के पति पर विश्वास नहीं है पर खुद के बहन और इस इंसान पर इतना भरोसा है कि उनके आते ही तुम्हें इतनी गहरी सांस आने लगी। ये सुनते ही आन्या चेहरा मासूम सा बनाकर बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं इतने घने जंगलों में कुछ लोग को देखकर संतुष्ट हूँ, चलो कोई तो साथ में है। तभी आन्या आदित्य की तरफ देख बोलती है, वैसे हम यहाँ पर आए क्यों हैं? तभी आदित्य बिना भाव के उससे कहता है, तुम्हें ही सुबह डेट पर आना था ना, तो इसलिए मैं तुम्हें डेट पर लाया हूँ। ये सुनने की देरी थी कि आन्या जोर जोर से हंसने लगती है। उसके हंसी उसे शांत माहौल में पूरा गूंज जाती है। आदित्य बस उसकी हंसी को देखता रहता है। तभी कीर्ति को भी चेहरे पर स्माइल थी। वही वीर कीर्ति का हाथ पकड़ आगे बढ़ जाता है। वही आन्या हंसते हुए बोलती है, आप सच कह रहे हैं आदित्य, इतनी शांति भरे माहौल में कोई डेट पर आता है? किस तरह का ये डेट है? उसको हंसते देखा आदित्य उसे बॉक्स को कार की बोनट पर रख उसकी कमर में एक हाथ डाल उसे अपने पास खींच लेता है। उसके ऐसा करते हैं आन्या की हंसी रुक जाती है। उसकी नजर आदित्य की घुरते हुए आंखों पर पड़ती है तो वह अपने होठों पर उंगली रख उसे देखने लगती है। तभी आदित्य उसके लहरा रहे बालों को उसके गर्दन के पीछे करते हुए बोलता है, क्या तुमको हमारी डेट पर लोगों की भीड़ चाहिए? पर आप वीर भाई को तो ले आए हो ना? ये सुनते ही आदित्य बोलता है, वह अपनी वाइफ के साथ आया है और दूसरी बात यह है वह मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता, शायद यही वजह है वह मेरे साथ है। आदित्य की यह बात सुन आन्या उसे घूरते हुए बोलती है, आप अपनी वजह से उन दोनों को भी एक सुनसान जगह पर ले आए हैं। आप उन दोनों को जो कम से कम फ्री छोड़ दिए होते हैं ताकि वह कहीं अच्छे जगह पर डेट मनाते हैं। ये सुन आदित्य आन्या को जो कब से हंसी जा रही थी, अचानक उसकी हंसी रुक जाती है। आदित्य उसके कमर पर उसे शूट के अंदर हाथ डाल उसके खुली कमर पर अपने हाथ बड़े ही सेडेक्टिव तरीके से चलाने लगता है। उसके ऐसा करते ही आन्या की सांसें ही अटक जाती है। वही वह आदित्य को देखती है तो एक अलग ही स्माइल के साथ आन्या को देख रहा था। वह आन्या के पास धीरे से उसके कान के पास जाकर बोलता है, वैसे ही जगह कुछ बुरी नहीं है। आखिर डेट के बाद एक लड़का एक लड़की एक दूसरे के करीब आते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कार भी है। वैसे भी हमने कभी कुछ अलग ट्राई नहीं किया तो क्यों ना, उसका इतना बोलना ही काफी था। आन्या की सांस बढ़ने लगती है और वह गहरी गहरी सांस लेने लगती है। आदित्य को अपनी बातों पर आन्या का इतना ज्यादा रिएक्शन पसंद आता है। आखिर आन्या पहले हो या अब आदित्य के करीब आने से आन्या की सांस और घबराहट उसे हमेशा एक अलग ही जुनूनियत दिखाई थी। तभी आन्या मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर आदित्य को दूर करते हुए बोलती है, आप ये क्या कर रहे हैं ऐसी जगह पर? वह इतना ही कह पाती है कि आदित्य उसके होठों पर उंगली रख उसे चुप कर देता है और फिर उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने बेहद करीब कर बोलता है, सुकून चाहिए मुझे, वह सुकून तुम्हारे साथ, चाहे एक कमरे में रहे चाहे इस सुनसान जगह पर, हर जगह सिर्फ तुम चाहिए। और वैसे भी तुमने तो मेरे पूरे घर में सारे लोगों का तो अड्डा बना रखा है, तो मुझे ऐसे ही शांति की जरूरत पड़ेगी ना। ये सुन आन्या चुप हो जाती है। तभी वह आदित्य को उस डब्बे की तरफ इशारा कर बोलती है, इसमें क्या है? आदित्य की नजर उस डब्बे पर पड़ती है तो वह उसे छोड़ उस बॉक्स को खोलना है और उसमें से 2 कॉफी कप निकलता है जिसमें पैक कॉफी थी। ये देख आन्या का मुंह बन जाता है और बोलती है, मुझे कॉफी उतनी नहीं पसंद। तभी आदित्य उसे देख बोलता है, एक बार पियो तुम्हारा पसंद बन जाएगा। ये सुन आन्या मुंह बनाते हुए उस काफी एक पाइप लगाकर उसे खींचती है तो काफी गर्म थी। फिर वह पाइप हटा उसको मुंह से लगा लेती है और एक खुद पीने के बाद बोलता है, काफी लजीज है। आदित्य उसकी तरफ देखते हुए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आन्या का चेहरा पूरा शर्म से लाल हो जाता है। वही आदित्य अपनी मुस्कुराते हुए होठों से उसे देखता रहता है और खुद ही काफी पीने लगता है। आदित्य आन्या को टीज करता है तो आन्या का चेहरा शर्म से लाल हो जाती है। वही आदित्य उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वह उसे काफी देता है तो आन्या पीने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वीरकीर्त का हाथ पकड़ सभी के सामने से तो ले गया था, पर कुछ ही देर में उसका हाथ छोड़ आगे बढ़ जाता है। ये देख कीर्ति एक बार इधर उधर देखती है और फिर वीर के पीछे भागती है। वीर थोड़ी आगे जाकर एक जगह खड़ा हो जाता है जहां नदी बह रही थी। रात के चांदनी के इस समय वहां पर हल्का हल्का रोशनी किया था जो देखने में बेहद मनमोहक लग रहा था। भले ही अंधेरा था पर फिर भी अंधेरे में हर कोई एक दूसरे को एक अच्छी रोशनी से देख सकता था। वही खुद को छोड़े जाने पर कीर्ति चिल्लाकर उसके पीछे भागती है, वीर आप मुझे ऐसे क्यों छोड़कर जा रहे हैं?
तभी वीर कुछ नहीं बोलता और जाकर वहां पर खड़ा हो जाता है। ये देख कीर्ति वीर को देखते हुए बोलती है, आपको ऐसा नहीं लगता आजकल आप लड़कियों की तरह रूठने लगे हैं? अरे यार, रूठना तो मुझे चाहिए, सुबह से परेशान आप मुझे कर रहे हैं और बच्चों की तरह आप मुंह फुलाए हैं। ये सुन वीर उसे घूर कर देखता है और फिर अपनी नजर सामने उस शांत से बहती नदी को देखने लगता है। उसकी नजरों को पीछा करते हुए कीर्ति की भी नजर वहां पर जाती है। उस नदी पर चंद्रमा की रोशनी पड़ रही थी जिससे वह नदी बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये देख कीर्ति के भी चेहरे पर स्माइल आ जाती है। कीर्ति की स्माइल की वजह सिर्फ नदी नहीं थी, यह उसका ड्रीम था। उसने एक बार बात बात में ही यह बोला था कि वह ऐसी जगह पर जाना चाहती है जहां शांत वातावरण हो, जहां पर ठंडी ठंडी हवा बहती हो, सामने खूबसूरत सी नदी जो अपनी शीतलता प्रदान करती है, आरू उन सब के बीच में बैठ वह सभी डिनर करे। ये देख उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह वीर के सामने खड़ी होकर बोलती है, ये सब आपने मेरे लिए किया? ये सुन वीर बोलता है, मैंने क्या किया? ये सुन कीर्ति उसके आगे आकर हाथ बांधते हुए, अब बस भी करो ना, इतनी अच्छी जगह पर आप मुंह फुलाए खड़े हो, इतनी खूबसूरत सी बीवी आपके सामने खड़ी है और आप उसके टाइम स्पेंड करने की बजाय ऐसे रूठ कर समय बिता रहे हो। पर अब वीर का कुछ नहीं बोलना ये देख अब कीर्ति को गुस्सा आ जाता है और वह अपना मुंह फुला उस नदी की तरफ अपना चेहरा कर देती है। कीर्ति को ऐसा रुठते देखकर वीर उसे एक नजर देखा है, फिर उसके पास जा पीछे से उसके खुली कमर पर अपने हाथ रख उसे बाहों में भर लेता है। ये होते ही कीर्ति मुस्कुरा देती है और अपना सर उसके सीने पर रख देती है और सामने उस बहती नदी को देखने लगती है। वीर कीर्ति के उड़ते बालों को उसके कंधे से आगे करते हुए उसमें अपना चेहरा छुपा बोलता है, कीर्ति यह नदी देख रही हो ना, इसी की तरह मेरी जिंदगी एकदम शांत थी, लेकिन इस नदी में बहता पानी की तरह जो आवाज है, इस पानी की लहर की आवाज जो एक सुकून देती है, वैसे ही जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो वैसे ही खनक मेरी जिंदगी में आ गई है। ये बोल वह कीर्ति को अपनी तरफ घुमाता है और कीर्ति के चेहरे पर हाथ रख बोलता है, मुझे पता ही नहीं चला, धीरे धीरे तुमसे इतना गहरा प्यार होता चला गया जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। फिर कीर्ति को छोड़कर उस जगह पर जाकर बैठ जाता है और सामने नदी को देख बोलता है, मैंने सनाया से बेइंतहा प्यार किया था। सभी लोग कहते हैं कैसे कभी दूसरा प्यार हो सकता है, और मुझे भी एक समय ऐसा ही लगा था, मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा, पर तुम्हारा मेरी जिंदगी में आना शायद सच में ऊपर वाले की मर्जी थी, और फिर तुम्हारा धीरे धीरे मेरी रोम रोम में बसते चला जाना। कीर्ति उसके पास चली जाती है। उसे अपने और उसके बीच में सनाया का जिक्र बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर आखिर वह भी तो वैभव से प्यार करती थी। ये सोच वह एक गहरी सांस लेकर जाकर वीर की गोदी में बैठ जाती है। वीर उसे कमर से थाम बोलता है, शायद तुम्हें मेरे अतीत के बारे में नहीं पता, पर मेरा अतीत बहुत ही ज्यादा गहरा और काला है जिसे मैं कभी भी किसी के सामने नहीं आने देना चाहता। पर जब मैं अपने अतीत से आगे बढ़ा तब मुझे आदित्य का साथ मिला। मेरी जिंदगी आदित्य तक ही सीमित थी, पर आदित्य के ही जरिए मुझे तुम मिली। ये बोल वह कीर्ति के चेहरे पर हाथ रख लेता है। कीर्ति के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, फिर कीर्ति के माथे से अपना माथा सटाते हुए बोलता है, मैं तुम्हारे साथ अपनी फैमिली पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं तुम हमेशा अपना ध्यान रखो। बस इतना समझ लेना, तुम्हारी जान मेरी जान है, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो फिर मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस कदर तुम मेरे रूह में बस चुकी हो। ये सुन कीर्ति उसके होठों पर अपनी उंगली रख बोलती है, बस कर वीर, ऐसी सैड वाली बात मत करिए। मैं हमेशा आपके साथ हूं और हमेशा आपसे ऐसे ही प्यार करूंगी, और मैं आपको पाकर खुश हूं। ये सुन वीर उसे देखने लगता है तो वीर आगे बढ़कर वह कीर्ति के होठों पर अपने होंठ रख देता है और उसे बेहद डिपली किस करने लगता है। कीर्ति भी उसके कॉलर को कसकर पकड़ लेती है। वही वीर उसे किस करते हुए ही वहीं पर लेट जाता है और उसे अपने ऊपर कर उसको बालों में हाथ फंसाए उसे बेहद पैशनेटली किस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कार के ऊपर रुफ पर आन्या और आदित्य दोनों ही लेटे हुए थे। ऊपर तारे को देख रहे थे। आदित्य की बाह पर आन्या सर रख लेटी हुई थी। आन्या आदित्य को देखते हुए बोलती है, क्या आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया? ये कहते हुए वह उसकी तरफ मुड़ जाती है। तभी आदित्य बोलता है, तुमने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिसके लिए मुझे तुम्हें माफ करना पड़े। ये सुन आन्या उसे घूरते हुए बोलती है, तो फिर आप मुझसे नाराज क्यों थे? ये सुन आदित्य उसे देख बोलता है, नाराज नहीं था, बस मायूस था। आन्या उसे देखने लगती है तो आदित्य बोलता है, मायूसी इस बात का कि तुम जो चाहती हो मैं उसे पूरा करने नहीं दे रहा हूं, पर इसमें भी मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूं। बच्चा हमारी जिंदगी में भले ही एक नया रूप लेकर आएगा, पर मैं उसके लिए भी रेडी नहीं हूं। ये सुन आन्या उसके होठों पर उंगली रख बोलती है, अब इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी जब तक कि मैं अपनी कॉलेज पूरी नहीं कर लेती। ये सुन आदित्य झुकर उसके माथे को चूम लेता है और बोलता है, मुझे यह आन्या बहुत पसंद है। ये सुनते ही आन्या हंसने लगती है। वह हंसते हुए सीधी हो जाती है तो आदित्य अपने हाथ को सिर पर लगा उसकी तरफ मुड़कर उसे देखने लगता है। हंसते हंसते आन्या की नजर आदित्य पर पड़ती है तो वह बोलती है, क्या हुआ?
आदित्य कुछ नहीं बोलता और आन्या को उसके कमर से पकड़ उसे खींच लेता है और उसके बेहद पास हो जाती है। तो आदित्य उसके हाथों में अपना हाथ फंसा लेता है और उसे कसकर पकड़ उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेता है। उसके ऐसा करते ही आन्या की सांसें बढ़ने लगती है। तभी आदित्य आन्या की दुपट्टे को उसके ऊपर से खींचकर उसके हाथों में हाथ फंसा लेता है और उसके गर्दन पर अपनी होंठ रख देता है। इतनी ठंडी मौसम में ऐसी करीबी आन्या के दिल को धड़कन को बढ़ा रही थी। साथ में उसके करीबी से वहां उससे ठंड का भी एहसास नहीं हो रहा था। धीरे धीरे आदित्य उसके गर्दन को चूमते हुए उसके होठों तक का सफर तय करता है और उसके होठों के लोअर लिप को काफी पैशनेटली किस करने लगता है। धीरे धीरे वह उसके पूरे होठों पर अपना कब्जा जमा लेता है और बेहद प्यार से किस करने लगता है। फिर धीरे धीरे ही वह आन्या की टंग को भी फील करने लगता है। आदित्य का ऐसा करना आन्या के रोम रोम में एक सनसनाहट हो रहा था। आन्या आंखें बंद कर लेती है और उसकी पकड़ आदित्य के कमर पर कसती जाती है। वही आदित्य धीरे धीरे उसे किस करते हुए उसे अपने पूरे बॉडी को आगोश में ले लेता है और उसे बेहद डेस्परेटली किस करने लगता है। लगभग 20 मिनट के बाद वह आन्या के होठों को रिहा करता है। आन्या गहरी गहरी सांस लेने लगती है। आन्या के सूट थोड़े अस्त व्यस्त हो गए थे। आदित्य के हाथ को उसके बॉडी पर मूव होने से उसके कपड़े भी सिकुड़ से गए थे। आन्या उठकर बैठ जाती है तो आन्या भी उठकर बैठ जाती है और आन्या के खुले बालों को उसके आगे कर उसकी पीठ को चूमने लगता है और उसकी आगे पेट पर अपने हाथ रख देता है। उसके ऐसा करने से आन्या की सिसकियां निकलने लगती है। तभी आदित्य को अपने अंदर गर्मी महसूस होती है तो वह आन्या से थोड़ा दूर हो जाता है। आन्या जब अपनी सांसें कंट्रोल करती है तो उसकी नजर आदित्य पर जाती है। आदित्य का ऐसा रोकना उसे समझ नहीं आता। तभी उसकी नजर आदित्य के निचले बॉडी पर पड़ती है तो वह खिलखिलाकर हंसने लगती है। आदित्य को अपना मजाक उड़ाता देख वह आन्या की तरह झुकता ही है कि आन्या तुरंत गाड़ी के से कूद जाती है और उसे देख फिर से हंसने लगती है। ये देख आदित्य दांत पीसते हुए आन्या मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं ये बोल वह गाड़ी से कूद जाता है और आन्या के पीछे दौड़ता है। कार के जल रहे लाइट से आगे की रोशनी साफ देखी जा सकती थी। वही आगे की रोशनी से ही थोड़ी आगे हटकर जहां पर थोड़ी कम रोशनी थी वहां पर वीर और कीर्ति थे। आन्या दौड़ते हुए उस तरफ भागती है और वही आदित्य भी उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है। तभी आन्या की जोर से चीख निकल जाती है। आदित्य दौड़कर आन्या के पास जाता है और पूछता है हुआ तुम चिल्ला क्यों रही हो। आदित्य की आवाज सुन आन्या उसके गले लग जाती है और वह हाथ से उस तरफ इशारा करती है। वही उसके हाथ की तरफ कोई और नहीं वीर और कीर्ति थे जो अब तक अपने प्यार में घूम थे। पर आन्या की इतनी तेज आवाज सुन दोनों भी हड़बड़ाते हुए उठकर खड़े हो जाते हैं। वही आन्या आदित्य की आवाज सुनकर अब तक उसके गले लग चुकी थी। वही आदित्य जैसे ही कुछ बोलने को जाता है वैसे ही उसे कुछ याद आता है और उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। वह आन्या को डराते हुए बोलता है तुम्हें पता है वह कौन है। सोचो इतनी रात के अंधेरे में जंगल में नदी के किनारे कौन हो सकता है। ये सुनते ही आन्या और जोर जोर से चीखने लगती है। तभी उसके पास कीर्ति आती है और आन्या के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है कि मैं हूं कीर्ति कोई नहीं है दी यहाँ पर। कीर्ति की आवाज सुन आन्या उसके गले लग जाती है। वही कीर्ति आदित्य को घूरते हुए जीजू आपको पता है ना दीदी को डर लगता है। फिर भी ये सुनते ही आदित्य को याद आता है कि तिलक के डराने के टॉर्चर से आन्या छोटी छोटी चीजों में भी डर जाती है। ये सोचते ही वह गिल्ट में आ जाता है। कीर्ति के ये कहने पर कि दी को डर लगता है आदित्य को याद आता है कि आन्या को एक समय इसी डर को लेकर टॉर्चर किया गया है। ये याद आते हैं वह थोड़ा गिल्ट में हो जाता है। आन्या जब उसका चेहरा देखती है तो वह मुस्कुराते हुए कहती है आदि मुझे भूख लगी है। ये सुनते ही आदित्य की नजर उस पर जाती है। तभी आदित्य आन्या का हाथ पकड़कर कार में जाता है। कुछ देर बाद चारों ही एक जगह पर उतरते हैं। सामने एक ढाबा था। ये देखते ही आन्या और कीर्ति दोनों ही एक्साइटेड हो जाती हैं और दोनों ही अंदर की ओर जाती है। सुनसान जगह पर ज्यादातर ढाबा ही मिलते हैं और आन्या और कीर्ति को वहां का खाना बहुत पसंद है। कुछ देर बाद चारों ही अंदर जाते हैं और ढाबा पर खाना अपना ऑर्डर करते हैं। उसके बाद सभी खाने के लिए बैठ जाते हैं। उन दोनों के चेहरे पर खुशी देख वीर और आदित्य के भी चेहरे पर खुशी थी। कुछ देर बाद सभी वहां से लौट जाते हैं। इन सब के विपरीत वही आलोक जो इस समय अपने घर के बाहर खड़े थे और उसे ही देखे जा रहे थे। आज उन्हें अपना ही घर जैसे किसी दूसरे का घर समझ आ रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था वह अपने घर में जाए कैसे। हुआ यूं था जब वह अपने केबिन में बैठे थे तभी सुधा ने उनको फोन किया था और वह सुधा से बात कर ही रहे थे। तभी उन्हें लगता है जैसे किसी और की आवाज आ रही है। सुधा जब बात कर रही थी तभी मारिया बोलती है सुधा आज तू क्या खाएगी बता मैं बनाती हूँ तू भी क्या याद रखेगी। आलोक जब मारिया की आवाज सुनता है उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है और उसके हाथ अपने फोन पर कस जाते हैं। कुछ देर बाद सुधा फोन काट देती है। वही आलोक तब से बेचैन था। जब उसे अपनी बेचैनी खत्म नहीं होती तो वह अपने गाड़ी में बैठ कपूर हाउस के लिए रवाना हो जाता है।
वहीं अब तक अपने घर पर पहुंच बाहर खड़ा था, वह समझ नहीं पा रहे थे कि जाए कैसे। फिर आलोक खुद को डांटते हुए, आलोक भूल मत, ये तेरा घर है, ये बोल खुद को मजबूत कर अंदर जाता है। उनके पास खुद की एक चाबी थी, उसे खोल अंदर जाते हैं तो उन्हें चारों तरफ सन्नाटा दिखता है। तभी उनके कदम अपने कमरे की तरफ जाते हैं तो वहां पर सुधा सोई हुई थी। ये देख वह बाहर आ जाते हैं, वह चारों तरफ नजर दौड़ाते हैं, ना चाहते हुए भी उनके कदम ऊपर के फ्लो पर चले जाते हैं। फ्लो पर आन्या के कमरे की तरफ जाकर उनके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि वहां का दरवाजा खुला हुआ था। ये देख वह अंदर जाते हैं तो वहां पर नाइट लाइट में उन्हें एक औरत सोई हुई दिखती है। ये देख उनके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है, पर फिर भी वह अपने कदम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ाते हैं। वहां बिस्तर के पास जाकर मारिया, जो कि आंखें बंद कर सोई हुई थी, उसे देखने लगते हैं। उसे देखते देखते ही ना जाने कब वह बिस्तर पर चले जाते हैं। आज उनका मन बहुत बेचैन था, या यूं कहा जाए मन तब से बेचैन था जब से मारिया उन्हें दोबारा छोड़कर जाने की बात की या चली गई। फिर उनकी डायरी, जो वो ना चाहते हुए भी उन्होंने आखिरी के कुछ पन्ने पढ़े थे, तब से ही उनका दिल काफी ज्यादा बेचैन था। उनके अंदर एक तड़प सी जाग गई थी और तड़प बढ़ गई थी। जब उन्होंने फोन पर मारिया की आवाज सुनी, खुद को यहां पर आने से नहीं रोक पाए, खुद को उसके करीब जाने से नहीं रोक पाया। जानते थे कि वह गलत कर रहे हैं, वह एक शादीशुदा इंसान है। फिर भी आज उनके कदम रुक नहीं रहे थे। शायद यही वजह था कि वह डायरी नहीं पढ़ना चाहते थे। भले ही सामने नफरत की दीवार टंगे हैं और दिल जो कह रहा था बस प्यार और मोहब्बत है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। धीरे धीरे वह मारिया के पास जाते हैं। मारिया के चेहरे पर लाइट बल्ब उसके खुले और बिखरे बाल फैले थे। आंखें बंद थी, वह आज भी पहले की जैसी ही लगती थी। आलोक उसके पास जाकर लेट जाते हैं और फिर एक गहरी सांस लेकर उसकी तरफ मुड़ते हैं। उनकी आंखें इस समय डबडबाई हुई थी, वह हिम्मत कर अपने हाथ धीरे धीरे उसकी गाल पर ले जाते हैं और उस पर रख देते हैं। उसके बाद जैसे ही उसे छूते हैं, उनके कांपते हुए हाथ उसके गाल से होते हुए उसके पूरे चेहरे पर अपने हाथ फिराने लगते हैं। धीरे धीरे वह उस हाथ को कमर पर रख उसे लपेट लेते हैं और अपना सर उसके सीने पर रख देते हैं और उसे अपनी बाहों में कैद कर उससे एकदम लिप्ट से जाते हैं और अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आज उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके इतने साल की तड़प आज शांत हुई है, क्योंकि आज उनका मन शांत था। आज उनके मन में मारिया के प्रति बहुत हद तक नफरत कम हो गई थी, जो आज वह उसमें सुकून ढूंढ रहे थे। वह उसके साथ किसी बच्चे की तरह लिपट कर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। वही लिपटने के कुछ देर बाद ही उनकी भारी सांस मारिया के गर्दन पर चलने लगती है। मारिया अपनी आंखें खोलकर हल्का सा पीछे होकर आलोक को देखने लगती है। जब आलोक उसके कमरे में आते हैं तभी वह जाग चुकी थी। उसके आंखों से आंसू बह चले थे। आज उसे ना चाहते हुए भी अनकहे शब्दों में भी आलोक के प्यार को महसूस कर पा रही थी। आज उसे समझ आ रहा था कि आलोक उसके लिए कितना तड़पे हैं, जैसे वह तड़पती थी। आज तक उसे यही लगता था आलोक उसकी बहन के साथ अपनी जिंदगी में कितनी आगे बढ़ गए होंगे, जैसा कि ज्यादातर लोगों के साथ होता है। लेकिन जब से उसने जाना था कि उसके और उसकी बहन के बीच में आज तक ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, तब से वह तड़प उसके अंदर और जाग गई थी। और अब सुधा का ये कहना कि वह आलोक को अपनी जिंदगी में वापस लाए, तब से वह इसी दिन का इंतजार कर रही थी। वह आलोक का चेहरा देखने लगती है। उम्र तो भले ही आ गई थी, पर तेज चेहरा पर आज भी वैसा ही था। आज भी वही चेहरे पर एक्सप्रेशन। मारिया झुककर उसके माथे को चूम लेती है और उससे लिपट जाती है। उसने आज एक बात ठान चुकी थी कि वह आलोक को वापस पाकर रहेगी और आलोक के हर उस सवाल का जवाब देगी जो आलोक के मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। और वैसे भी अब वह अपने परिवार को खोना नहीं चाहती थी। दोनों ही अपने मन में चल रहे जंग को लेकर अपनी आंखें बंद कर चुके थे। अगली सुबह आदित्य की आंखें जब खुलती है तो आन्या पेट के बल लेटी हुए थी। ये देख आदित्य को आन्या के पिछले रात की हरकत याद आती है कि दिन भर थकने और खाने के बाद वह उसे एकदम परेशान करके रख दी थी। कार से उतरने के बाद वह किसी बच्चों की तरह उसकी गोद में उसे ले जाने के लिए बोलती है और आदित्य को ऐसा करना पड़ता है। वह पलटकर आन्या को देखता है और फिर उसके गालों को चूम बोलता है, जितनी आराम से सोना है आज सो लो, कल के बाद तुम्हारा नींद हराम करने वाला हूं। ये कह वह उठकर चला जाता है, पर आन्या इन सब से बेखबर सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अधीरा की झटके में आंख खुलती है। वह आंखें खोल अपनी अगल बगल एक बार देखता है तो वहां पर कोई नहीं होता। तभी वह सामने घड़ी को देखता है। सामने घड़ी में 9 बजे बज रहे थे। वही उठकर वह एक बार आशिमा के कबर्ड को खोलता है तो कबर्ड भी ठीक था। आज अधीरा अपने पर्सनैलिटी के उलट काम कर रहा था। तभी वह अपना मोबाइल उठाता है तो उस पर उसके गार्ड का फोन था। वह उसे फोन कॉल करता है तो उधर से गार्ड फोन उठाता है तो अधीरा बोलता है, क्या हुआ? तभी उधर से गार्ड बोलता है, सर आपने हमें मैडम के लिए फोन किया था, मैडम यहाँ से निकल चुकी है। ये सुनते ही अधीरा के हाथों की मुठ्ठियां कस जाती है और वह जोर से वही दीवार पर अपना हाथ मारता है।
उधर का वह इंसान अधीर के ऐसे रिएक्शन की आवाज सुन दहल जाता है। तभी अधीरा खुद को शांत करते हुए बोलता है, उस पर अपनी नजर बराबर रखे रहना और उसे प्रोटेक्ट करना, और यदि उस पर एक खरोच भी आए तो याद रखना कि मेरी सजा कैसी होगी ये तुम सब अच्छे से जानते हो। उधर से वह आदमी डरते हुए यस बॉस कहता है। वही अधीरा अपने मुंह में अपने कैप्टे हाथों से सिगरेट डालते हुए बोलता है, आखिर तुम्हें जो करना था तुमने कर ही दिया। जिस चीज से मैं तुम्हें दूर रखना चाहता था उन्हें चीजों में तुम फंसते चली जा रही हो। ये बोल अपने बालों को नोचता है। फिर वह वॉशरूम चला जाता है और शॉवर के नीचे खड़ा होकर खुद को शांत करने लगता है। वही कॉलेज में सभी अब तक अपने कॉलेज में पहुंच चुके थे। अब तक उस रेप मर्डर केस को भी अभी पेंडिंग में रखा गया था। कॉलेज से अभी कोई सबूत नहीं मिल पाया था। वही सभी अपने क्लास अटेंड कर रहे थे। तभी उन्हें प्रैक्टिकल के लिए बुलाया जाता है तो आन्या और प्रिया और किर्त निम्मी आज चारों ही वहां थे। आज फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों का ही प्रैक्टिकल था। सभी लैब में पहुंचते हैं तो वहां पर अनुराग के साथ साथ एक और टीचर भी था। वही कीर्ति तो ये सब देखकर डर रही थी। वही हाल निम्मी का भी था। पर सब खुद को कंट्रोल कर वहां पर अपनी प्रैक्टिकल को शुरू करते हैं। तभी वहां पर पीयूष भी आ जाता है। पीयूष सीनियर के होने के साथ साथ उसने काफी प्रैक्टिकल चीज की हुई थी जिस वजह से वह हर किसी की हेल्प करने वाला था। तभी पीयूष दूसरी तरफ कुछ काम से चला जाता है। इधर एक बड़ी सी मेज पर एक लड़की का स्टेचू रखा गया था। अनुराग उसके ऊपर से जो चादर ढकी थी उसको हटा देता है। उसको हटाते ही सभी की नजर जब उस स्टैचू पर पड़ता है तो सभी अपनी नजरें इधर उधर करते हुए आंखें बंद कर लेती हैं। वहां पर इस समय 10 से 15 लड़के लड़कियां मिलकर थी। और वहीं आन्या जब वह स्टैचू को देखती है तो उसकी हालत थोड़ी खराब हो जाती है। वही कीर्ति जो खुद शॉक्ड थी, वह आन्या के हाथों में अपने हाथों को फंसा लेती है। सामने स्टैचू एक ऐसा रखा हुआ था जिसे देखकर ही लग रहा था कि यह कोई रेप स्टैचू हो। आज डॉक्टर उसी के बारे में कुछ डिटेल करने वाले थे कि यदि कुछ ऐसा हादसा होता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और कैसे पता चलेगा कि क्या चीज हुआ है और कैसे इंजरी का पता चलेगा। और वही स्टैचू एक पूरी लड़की का ढांचा था जिस पर हर अंग अलग ही तरह से दिख रहे थे। ये देख लड़कियों का शर्म से चेहरा नीचे हो जाता है क्योंकि वह अभी तक डॉक्टर नहीं बनी थी और उनके अंदर यह सब चीज समझना और डाइजेस्ट करना आसान नहीं था। वही अनुराग एक नजर सभी को देखा है तभी उसकी नजर निम्मी पर जाती है जो प्रिया का हाथ पकड़े हुए थे। वह मुस्कुरा देता है। वह एक नजर सभी को देख वह उसके बारे में बताने लगता है। उसके बताने के तरीका से वहां हर लड़कियां अनकंफर्टेबल हो रही थी। वही आन्या के हाथ कांप से रहे थे। तभी वहां पर पीयूष आता है। पीयूष जैसे ही वहां पर यह सब देखता है उसकी आंखें फैल जाती है और वह तुरंत उसे स्टैचू पर कपड़ा वापस से ढक देता है। उसके ऐसा करते ही अनुराग गुस्से में पीयूष को देखकर बोलता है, व्हाट द हेल, ये क्या बदतमीजी है। प्रैक्टिकल के बीच में इस तरह की क्या हरकत है। हु आर यू। तभी पीयूष थोड़े गुस्से में, सर शायद आपको पता नहीं कि यहाँ का रूल क्या है। मैं यहाँ का सीनियर स्टूडेंट हूँ और यहाँ पर ऐसी किसी भी सिचुएशन में लड़कियों को लेडीज टीचर गाइड करती है और लड़कों को जेंट्स टीचर। इस तरह से लड़कियां अनकंफर्टेबल हो सकती हैं, ये कोई प्रॉपर डॉक्टर नहीं बन चुकी है। ये सुनते ही अनुराग गुस्से में बोलता है, पर एक दिन ये सब जानना ही है क्योंकि डॉक्टर का प्रोफेशन ऐसा ही होता है। तभी पीयूष उन्हें देखते हुए, डॉक्टर का प्रोफेशन भले ही अलग होता है पर यह अभी शुरुआत है और इस तरह से हमारे कॉलेज में रूल नहीं है और आप जिस चीज के डिटेल के बारे में बता रहे हैं वह कानूनी रूप में सख्त मना है। ये किसी भी ऐसी सिचुएशन में इस तरीके का टूलमेंट्स यूज नहीं किया जाता है। पीयूष का उसे लेक्चर देना अनुराग को पसंद नहीं आ रहा था और वह उसे चिल्लाते हुए बोलता है, तुम जो भी हो पर यहाँ का टीचर मैं हूँ। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बनकर रहो। तभी पीयूष उसकी इस तरह की जिद करते देख एक बार अनुराग को ऊपर से नीचे देखता है, जैसे कि वह उसे जानना चाह रहा हो, क्या सच में यह कोई टीचर है। तभी पीयूष उन्हें देख बोलता है, सर यहाँ का सीनियर के साथ साथ मैं इस कॉलेज स्टूडेंट प्रेसिडेंट भी हूँ, जिस वजह से मुझे अथॉरिटी है कि यदि मुझे कोई चीज गलत लगता है तो मैं उसे रोक सकता हूं और यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ प्रिंसिपल के ऑफिस चल सकते हैं, पर मैं आपको ये काम नहीं करने दूंगा। ये सुनते ही जैसे अनुराग का पारा हाई हो जाता है और वह बोलता है, जैसे तुम्हारी इच्छा। कुछ ही देर में वह दोनों इस समय प्रिंसिपल के ऑफिस में खड़े थे। प्रिंसिपल सर दोनों के ही बातों को सुनते हैं और पीयूष के बातों का समर्थन करते हैं, जिसे देख अनुराग की नफरत की सीमा पीयूष के प्रति भी बढ़ती जा रही थी। तभी प्रिंसिपल सर बोलते हैं, ये यहाँ के कॉलेज के ट्रस्टी और इन्वेस्टर का मिल के बहुत पहले ये बनाया गया प्लान था क्योंकि ज्यादातर दूसरे कॉलेज में इसी वजह से लड़कियां बहुत कम है और इस कॉलेज में लड़कियों की मात्रा ज्यादा है क्योंकि उन्हें ये प्रायोरिटी दी जाती है। ये सुनते ही अनुराग कुछ नहीं कहता और वह वहां से निकल जाता है। वही उसके निकलते ही प्रिंसिपल सर पीयूष से बोलते हैं, पीयूष मेरे हिसाब से ये तुम्हारा लास्ट सेमेस्टर है। पीयूष जी सर। तभी प्रिंसिपल सर मुस्कुराते हुए, आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा, मुझे तुम जैसे ही लीडर की हमेशा से तुम्हारे बाद एक उम्मीद रहेगी क्योंकि तुमने जब से इस कॉलेज में कदम रखा है तब से एक सफल प्रेसिडेंट रहे हो।
चाहे वह पढ़ाई में हो चाहे किसी भी काम में हो। आज तुमने जो किया वह काम वाकई में सराहनीय है, क्योंकि हर इंसान टीचर से ऐसी चीजों में फंसता नहीं कि कहीं उसकी आगे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। पर तुमने यह आवाज उठाई। आई एम प्राउड ऑफ यू। पीयूष मुस्कुराकर बाहर चला जाता है। पर उसके पहले ही अनुराग ये सब सुन चुका था और वह अपने कमरे में चला जाता है। जहां उसका केबिन था, वह वहां जाते ही गुस्से में वहां पर अपने टेबल पर रखे सारे सामानों को इधर उधर फेंककर एक जोर से चीख से चिल्लाता है और वह अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मुझे वह लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो मेरे रास्ते में कांटा बनते हैं। पहले वह पुलिस वाला, अब तो लगता है तू। सोचा नहीं था कि मैं अपने इन्हीं हाथों से लोगों की जान लूंगा, पर लगता है मुझे वह भी करना होगा। पर फिर खुद को ही कहता है, कंट्रोल कंट्रोल भूल मत, तू यहाँ किस मिशन के लिए आया है। ये बोल वह किसी को कॉल करता है। कॉल लगते ही कुछ देर में कॉल उठता है तो अनुराग इधर से बोलता है, तुम सब ने अपना काम शुरू किया। इधर से वह इंसान बोलता है, जी बॉस, हमने शुरू तो कर दिया है पर अभी हमें कुछ समय लगेगा, क्योंकि यहाँ पर लोग इतनी आसान से बेवकूफ नहीं बन रहे हैं। फिर भी हम उन्हें अपने झांसे में ले लेंगे। वही अनुराग उसकी बात को समझते हुए फिर भी वार्निंग टोन में, 10 दिन का मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ। 10 दिन में मुझे की कॉलेज अपने हाथ में चाहिए, उसके बाद ही जो मैं करने आया हूँ वह कर पाऊंगा। उधर से हाँ बोला जाता है तो फोन कट कर देता है। फोन कट करते ही अनुराग अपने आंखों में अंगारे लिए बोलता है, बहुत जल्द मैं यहाँ जो करने आया हूँ घर के रहूंगा, उसके बाद आधी इंडिया मेरी मुट्ठी में। ये बोल वह अपने केबिन में जोर जोर से हंसने लगता है। पर शायद झटके में दरवाजा बंद करने से वह दरवाजा थोड़ा खुला रह जाता है और दरवाजे के बाहर कोई खड़ा उसकी बातें सुन रहा था और उसके बातें सुनते ही उसकी आंखों में डर सा फैल जाता है। वह हड़बड़ा कर जाने को होता है, तभी अनुराग की नजर उस पर पड़ जाती है। ये देख वो तिरछी स्माइल के साथ बोलता है, वाह बेबी, मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा प्यार से पेश आऊंगा, पर तुम तो पहले ही मेरे काम में रोड़ा बन गई। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। ये बोले एक राक्षसी हंसी हंसने लगता है। अब तक हमने पढ़ा, पीयूष और अनुराग के बीच बहस हो जाती है। उसके बाद प्रिंसिपल सर पीयूष का ही साथ देते हैं, जिससे अनुराग के नजर में पीयूष भी उसका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है। वह अपने केबिन में जाकर तोड़फोड़ कर वह किसी को कॉल कर बात करता है, पर कोई था जो उसकी सारी बातें सुन रहा था। वह जैसे ही हड़बड़ा कर जाने को होता है, वैसे ही अनुराग की नजर उस पर पड़ जाती है। ये देख उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ कपूर हाउस में आलोक हाल में आराम से सोफे पर बैठकर चाय पी रहे थे और सामने बैठे उन दो इंसानों को बुरी तरह से घूर भी रहे थे। सामने सौरभ और मारिया दोनों ही अभी भी किसी बच्चों की तरह अपने लड़ने में लगे थे। आलोक मारिया के उठने से पहले ही उठकर ही जा चुका था। वही सुधा जब आलोक को आया देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वही सुधा सभी के लिए लंच बनाती है और लंच लगाती है और सभी को आवाज देती है। वही आलोक को मारिया और सौरभ दोनों पूरी तरह से इग्नोर कर लंच के लिए बैठ जाते हैं। वही सुधा के बुलाने पर आलोक भी वहां पर जाकर बैठ जाते हैं। तभी आलोक सुधा को देख बोलती है, आपने हमारे घर को क्या धर्मशाला बना रखा है जो इस तरह से कोई भी मुंह उठाकर चला रहा है। ये ताना ज्यादा सौरभ के लिए था। सौरभ आलोक को फुल इग्नोर कर बोलता है, सुधा जरा मुझे वह अचार पास करना। पक्का तुमने यह अचार बनाया होगा, पहले भी तुम ऐसे ही अचार बनाती थी। ये बोल वह उसे अचार ले लेता है। उसके बाद वह पूरी सब्जी में हल्का अचार लगाकर मारिया को खिलाते हुए बोलता है, ले और बता कैसा बनाया है, मेरी जानने जाना ने आई। सुधा चिढ़ सी जाती है और वही आलोक सुधती सौरभ को बुरी तरह से घूर रहे थे। तभी आलोक को इतना तिलमिलाया देख मारिया उससे देख खाते हुए बोलती है, टेंशन मत लो आप, मैं यहाँ अपनी बहन के घर आई हुई हूँ, कुछ दिन रहूंगी, चली जाऊंगी जीजाजी। ये सुनते ही आलोक जो खाना खा रहा था उसके गले में ही खाना अटक जाता है और वह जोर जोर से खांसने लगता है। वही सुधा उनकी पीठ को सहलाने लगती है। आलोक मारिया को घूरने लगते हैं, उसके बाद अपना खाना खाने लगते हैं। वही मारिया के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। तभी मारिया को महसूस होता है कि कोई उसके पैरों पर कब से लात मार रहा है। उसे छोड़कर सौरभ को देखती है तो सौरभ उसे सुधा की तरफ इशारा कर धीरे से बोलता है, यार कुछ तो अरेंज करिए, तो पूरी लेडी डॉन बनी हुई है, तुझे पता है ना, मुझे सच में इससे बहुत डर लगता है। ये सुन मारिया एक नजर उसे घुटती है, फिर सुधा की तरफ देख बोलती है, वैसे सुधा और तुम्हें कहीं जाना है। सुधा बोलती है, हाँ मेरी आधे घंटे के बाद एक मीटिंग के लिए जाना है। तभी मारिया खाते हुए बोलती है, क्या तुम मेरे बीएफ को छोड़ सकती हो, इसकी मंजिल तुम्हारे हॉस्पिटल के ही रास्ते पर है। ये सुन सुधा एक नजर सौरभ को घूरती है, फिर बोलती है, दी यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियां हैं, ये जैसे जाना हो वैसे जाए। ये बोल वह खुद भी खाने के लिए बैठ जाती है। खाने के बाद सुधा का अपना बैग लिए बाहर निकल जाती है। वही सौरभ भी वहां से उठता है और उसके पीछे चला जाता है। ये सब आलोक देख रहा था पर कुछ कहता नहीं। वही मारिया उठकर गाना गुनगुनाते हुए किचन में जाते हुए गुनगुनाती है, चोरी चोरी चुपके चुपके। ये बोल बस चली जाती है। वही उसे किचन में जाते ही आलोक भी पीछे चला जाता है।
मारिया अपने लिए किचन में कॉफी बनाने लगती है, तभी वहां पर आलोक पीछे से जाकर उसका हाथ पकड़ खुद के सामने कर बोलता है, ये सब अभी क्या चल रहा था। ये सुन मारिया उसे आंखें छोटी कर पहले उस हाथ को देखती है जिसे आलोक ने पकड़ा था, पर उसके ऐसा करते आलोक को कोई फर्क नहीं पड़ता और वह आंखें दिखाते हुए पूछता है, क्या मैंने जो कहा तुमने वह सुना। मारिया ना समझी, मैं क्या। ये सुनते ही आलोक बोलता है, इतनी इनोसेंट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारे और शराबी के बीच में क्या चल रहा है। ये सुनते ही मारिया को हंसी आने लगती है, पर फिर खुद को कंट्रोल कर बोलती है, क्या चलेगा, हम दो अकेले इस अजनबी दुनिया में भटक रहे हैं और साथ में आ चुके हैं। आलोक थोड़े गुस्से में, क्या मतलब है। ये सुनते ही मारिया बोलती है, बताना तो नहीं चाहती पर कभी तो हम लोगों में कोई रिश्ता था, इसी नाते बता देती हूँ। अब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं, सुधा भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है, बच्चे में और सौरभ, तो क्यों ना हम भी दोनों एक साथ आ जाए, बस इसीलिए हम साथ साथ हैं। साथ साथ का मतलब समझते ही आलोक का पारा हाई हो जाता है और वह मारिया का कस के हाथ पकड़ते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी और के पास जाने की। आलोक की आंखें लाल हो जाती है और वही मारिया भी एक पल के लिए उसकी ऐसी आंखें देख उसके शरीर में एक सनसनी से फैल जाती है, पर खुद को कंट्रोल कर उसे झटकते भी बोलती है, क्यों नहीं बढ़ सकती अपनी जिंदगी में। आपको मुझसे नफरत है, मेरे किए से नफरत है, मेरे चेहरे से नफरत है, इतनी कि आपने मेरी बेटी का चेहरा भी जी भर के नहीं देखा। तो जब इस चेहरे से ही नफरत है और उसे खुद की जिंदगी में लाना नहीं चाहते, तो क्यों नहीं जा सकती मैं किसी और की जिंदगी में। ये सुनते ही आलोक उसे जलती आंखों से घूरता ही रहता है, तभी उसका मोबाइल लगातार वाइब्रेट हो रहा था। ये देख वह गुस्से में मारिया को छोड़कर वहां से अपना मोबाइल लेकर निकल जाता है, या यूं कहा जाए आलोक के पास उसका कोई जवाब नहीं था। उसके जाते ही मारिया बोलती है, कब तक मेरे सवालों से बच पाएंगे, आखिर आपको ये नफरत की दीवार एक ना एक दिन गिरानी पड़ेगी, जिसकी पहल तो मैं कर चुकी हूँ। फिर मुस्कुराते हुए अपना कॉफी बनाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में अब तक सारी पढ़ाइयां हो चुकी थी और सभी अपना अपना निकलने को भी तैयार थे। कॉलेज में भी जो कुछ दिनों में फंक्शन होने वाला था, लेकिन अचानक किसी लड़की के साथ ऐसा होने पर वह सब फिलहाल के लिए रोक दिया गया था। वही सभी अपने अड्डे यानी कि जहां पर सब जाने के लिए इकट्ठा होते हैं वहां पर पहुंच जाते हैं। पीयूष भी वहां पर पहुंचता है तो दूसरी तरफ से सनाया भी आ जाती है। शिवी और राहुल का इंतजार हो रहा था क्योंकि वह दूसरी तरफ से आते थे, क्योंकि उनका पढ़ाई बिजनेस मैनेजमेंट से था। कुछ देर में वह दोनों भी आ जाते हैं। वही निम्मी बार बार अपने मोबाइल को देखे जा रही थी, उसके फोन पर बार बार किसी का कॉल आ रहा था। ये देख पीयूष बोलता है, किसका कॉल है, रिसीव कर लो। ये सुन निम्मी हड़बड़ाते हुए, वह किसी का नहीं, वह क्या कंपनी वालों का फोन बार बार आ रहा है और मुझे न जाने कब से डिस्टर्ब किए हैं। वही बगल में खड़ी आन्या जो उसके पास ही थी, वह नंबर को आता हुआ देख लेती है। ना ही वह किसी कंपनी वालों का नंबर था और ना ही कोई अननोन नंबर, क्योंकि कंपनी वालों का नंबर पता चल जाता है क्योंकि उनका नंबर ही अलग होता है। वही उस नंबर पर लिखा था बड़े अक्षर में ए। ये देख आन्या की आंखें छोटी हो जाती है और वह निम्मी को घूरते हुए बोलती है, क्या तू सच कह रही है, किसी कंपनी वालों का फोन है। यह महसूस होते ही निम्मी उसकी तरफ देखती है जो उसके बेहद पास थी, तो वह अपने मोबाइल को तुरंत बैग में रखते हुए, हादी मैं भला क्यों झूठ बोलूंगी। पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े ही अलग अलग रहे थे। कुछ देर बाद सभी अपने अपनी जगह से निकल जाते हैं। वही दूसरी तरफ पीयूष जो कि निम्मी के साथ जा रहा था, निम्मी अचानक एक जगह गाड़ी रोकते हुए बोलती है, भाई मुझे कुछ काम है, आप मुझे यही उतार दो, मैं थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। पीयूष चारों तरफ देखते हुए बोलता है, तेरा यहाँ पर क्या काम है। तभी निम्मी चिढ़ते हुए, भाई मेरा प्राइवेट काम है, जरूरी थोड़ी आपको हर चीज बताऊंगी। यह सुन पीयूष उसे घूरता है और फिर बोलता है, ठीक है चिढ़ मत और जा, और हाँ टाइम पर घर आ जाना। ये बोल वह उसे उतार देता है और गाड़ी लेकर चला जाता है। वह एक मार्केट था। उस गाड़ी के जाते ही निम्मी के शरीर में एक कपकपाहट सी होने लगती है और उसके आंखों में आंसू। तभी उसके बगल में एक गाड़ी आती है और उसका डोर खुलता है। निम्मी कुछ कहती तब तक कोई उसे अंदर खींच लेता है और गाड़ी वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आदित्य इस समय अपने केबिन में बैठा लैपटॉप में कुछ देख रहा था। इस समय लैपटॉप में आन्या के कॉलेज का फुटेज चल रहा था, या यूं कहा जाए उसके पूरे कॉलेज का सीसीटीवी को हैक किया गया था। हालांकि वह कॉलेज वीर का यानी कि उसका सबसे बड़ा ट्रस्टी, लेकिन वह इस बारे में किसी को पता नहीं लगने देना चाहता था। आदित्य बैठे हर चीज को बड़े ही बारीकी से देख रहा था, क्योंकि जब से शिव ने ये बोला था कि अनुराग की नजर उसके फैमिली पर ही है, तभी उसे अनुराग के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवाता है। इंफॉर्मेशन में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता, बस यही सबसे बड़ा वजह था आदित्य का उस चीज पर ध्यान देने का, क्योंकि जिसके बारे में हर चीज पता चल जाए यानी वह इंसान साफ सुथरा है, पर जिसके बैकग्राउंड को छुपाया गया हो यानी कि जरूर उसके पीछे कुछ तो है। वह अनुराग की नजरों को बड़े ही गौर से अपनी चिल जैसी नजरों से देख रहा था, जो कुछ ही लोगों पर बड़ी भारी की से नजर लगे देखता रहता था। उसी के साथ वीर भी इस समय अपने चेहरे पर एक उंगली रख कुर्सी पर बैठ वह भी कुछ देख ही रहा था।
अर्जुन को इसी काम की वजह से कहीं भेजा गया था। तभी वहां पर डोर खुलता है तो आदित्य एक नजर सामने देखता है और फिर अपनी नजर लैपटॉप में घुसा लेता है। अधीरा कुछ कहता तभी अचानक आदित्य एक जगह पॉज करता है। वहीं दूसरी तरफ अधीरा को वह इशारे में अपने पास बुलाता है तो अधीरा भी जाकर उस वीडियो को देखने लगता है। उस वीडियो को देख तीनों ही एक दूसरे को देखते हैं। उसे वीडियो को बार बार ऑन कर आदित्य देखता है। सब देख आदित्य के चेहरे पर और अधीरा दोनों के ही चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तभी वीर बोलता है तो क्या किया जाए इसका। ये सुनते ही आदित्य स्क्रीन पर देखते हुए बोलता है इतनी देर तक इसने कुछ नहीं किया है, इसका मतलब इसका प्लान बहुत बड़ा है। बस इस बारे में जानना है। इसके लिए हमें कुछ ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो उसके आसपास ही रहते हो और सबसे बड़ी बात उसे भनक भी ना हो कि हमें उसके बारे में पता चल चुका है। ये सुन वीर बोलता है मेरे पास एक उपाय है। आदित्य उसकी तरफ देखता है तो वीर उसे कुछ बताता है, जिसे सुन अधीरा बोलता है नहीं, मैं इन सब में उन सभी को पढ़ने नहीं दूंगा, मैं खुद उस पर नजर रखूंगा। ये सुन आदित्य कुछ सोचते हुए बोलता है नहीं अधीरा, शायद वीर सही कह रहा है, हम जितना उसे समझ पा रहे हैं वह उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा इंसान है। वह किसी के हाथ में आ जाए इतनी आसान नहीं है। हमें जिस तरह से वह खेल खेल रहा है वैसे ही हमें भी वही खेल खेलना है। अधीरा को ना चाहते हुए भी आदित्य की बात में हामी भरनी पड़ती है। तभी वीर बोलता है आदित्य तुझे याद है या भूल गया। आदित्य बोलता है क्या बात है। तभी वीर बोलता है रावी का गोद भराई जो हमारे कहने पर उसने 2 दिन तक टाला हुआ है। वैसे भी मोहन का गुस्से में हमारा सर फोड़ने का मन कर रहा होगा। बेचारा कितना ज्यादा एक्साइटेड था, पर तुमने आने से मना कर दिया, इसलिए रावी ने उसे 2 दिन पोस्टपोन कर दिया। ये सुन आदित्य को याद आता है और वह बोलता है हाँ चलने की तैयारी करो। फिर कुछ सोच बोलता है और आन्या और सभी को भी कॉल कर देना। वीर हाँ में सिर हिला देता है। वही अधीरा को देखते हुए आदित्य बोलता है क्या अपडेट है। ये सुनते अधीरा एक गहरी सांस लेकर बोलता है जब ये यहाँ पर है तो उसका आना तो 100% श्योर है। मैंने चारों तरफ पूरे आदमी लगा दी है। वह जैसे ही यहाँ कदम रखेगा हमें उसके बारे में पता चल जाएगा। ये सुनते ही आदित्य हाँ में सिर हिला बोलता है और हमारी शिप अधीरा हमारी सिर्फ तैयार हो गई है, 2 दिन में उसे लोड कर दिया जाएगा, उसके बाद उसे रसिया भेज दिया जाएगा। ये सुन आदित्य हाँ में सिर हिला देता है। तभी वीर से आदित्य बोलता है और अर्जुन का क्या अपडेट है। अर्जुन का नाम सुनते ही वीर को हंसी आ जाती है। उसको हंसते देखा आदित्य उसे घूरता है तो वीर बोलता है अब बेचारा तुमसे नाराज होकर चला गया है, अब वह तब तक किसी का फोन भी उठेगा जब तक कि तुम उसे मक्खन नहीं लगाओगे। ये सोचते ही वीर को हंसी आ जाती है। वही आदित्य अपने मोबाइल से कॉल वीर को लगा देता है और बोलता है टी अपना कार्ड खेलो, देखो वह दौड़ते हुए आ जाएगा, क्योंकि मुझे इस समय मक्खन लगाने की कोई इच्छा नहीं है। वीर आदित्य को घूरते हुए उसे कॉल को कान पर लगा लेता है, क्योंकि सभी जानते थे कि जब भी अर्जुन आदित्य से गुस्सा होता था वह किसी का फोन रिसीव नहीं करता था, पर जिससे गुस्सा होता था उसी का एक बार में कॉल उठा लेता था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कॉल रिसीव करते ही उधर से अर्जुन बेरुखी से बोलता है क्या है, मुझे काम है, जो भी बोलना है जल्दी बोलो, नहीं तो फिर मैं कॉल रख रहा हूँ। तभी इधर से वीर अपनी हंसी को कंट्रोल कर थोड़े दर्द में कराहते हुए बोलता है अर्जुन। वीर की दर्द भरी आवाज सुन अर्जुन उधर से घबराते हुए क्या हुआ वीर, ये तो आदित्य का फोन है। तभी वीर बोलता है हमारे गाड़ी में अचानक किसी ने ब्रेक फेल कर दिया था और हम गाड़ी से वापस घर की तरफ जा रहे थे, तभी अचानक हमारा हाईवे पर ही एक्सीडेंट हो गया। हमारे फोन की स्क्रीन भी टूट गई है, पर किसी तरह तुम्हारा फोन लगाकर मैंने कॉल किया। ये सुनने की देरी थी कि उधर से कॉल कट हो जाता है। वही वीर एक गुस्सा आदित्य को देते हुए बोलता है बेशर्म, तो उसे इतना ज्यादा इमोशनल करते हो, अब उसके बाद जो वह नाटक करेगा संभालना। आदित्य वीर को देखते हुए उठकर खड़ा होता है और बोलता है सामने रहेगा तो मनाना आसान होगा, पर फोन पर अपनी मनमर्जी करवाएगा और तुम उसका नाटक जानते हो। ये बोल वह जाने लगता है भी उसे एक जोर का चीख सुनाई देता है। वह पीछे देखता है तो अधीरा वीर के मुंह पर एक घुसा जड़ा था। वीर उसे गुस्से में देखते हुए साले मोटे सांड, मैंने मारा उसे तो तुझे क्यों मिर्ची लग रही है। ये सुन अधीरा उसे देखते हुए बोला मेरे ही बॉस को मारोगे और मैं तुम्हें छोड़ूंगा। तभी वीर तेरी तो। तब तक वह दोनों निकल चुके थे और वीर अपनी मुंह को सहलाते हुए वहीं बैठा ही रह जाता है।